Question says, DRDO approaches you to help them design a new missile of the shape shown below. Consider alpha as the semi-vertical angle of the cone, where tan of alpha is equals h by 6r. If alpha is increased in order for a missile to have maximum volume, then the value of r, option A, increases simultaneously, option B, decreases simultaneously, option C, cannot increase beyond a certain value, option D, first decrease then increase. Alright, so ये क्वेश्चन में DRDO ने आपको अप्रोच किया है एक मिसाइल के साथ. मैं होप करता हूं कि आपके लाइफ में वो दिन भी आए जब आप देश के लिए अच्छे अच्छे मिसाइल सिस्टम डेवलप करें, ताकि हम लोग का देश और स्ट्रांग हो जाए और सेफ हो जाए, और यहाँ में खड़े होकर मैं आप पे नाज कर सकूं, पूरा देश नाज कर सके. मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप लाइफ में वो हाइट अटेन कर पाओ जो हाइट कलाम सर का है. ठीक है, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ अल्फा इज इंक्रीज इन ऑर्डर फॉर द मिसाइल टू हैव मैक्सिमम वॉल्यूम देन द वैल्यू ऑफ आर. ऑलराइट, नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को एक लेमैन की तरह अप्रोच करोगे, मतलब आप बस देख के आंसर करने की कोशिश करोगे कि अल्फा बढ़ा रहे हैं तो आर तो इंक्रीज ही करेगा, तो ऐसा सोचोगे तो आप ऑप्शन ए टिक किए, जो ऑप्शन गलत है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है. ठीक है, आपको एक जिम्मेदार इंजीनियर बनना है. इस तरह लेमैन की तरह सोच के रिलेशनशिप नहीं बैठाना आपको. अगर मैं बात कर दूं कि आप इस तरह लेमैन की तरह रिलेशनशिप बैठा के क्यों सही आंसर नहीं ला पाओगे, क्योंकि यहाँ पे साफ एक रिलेशनशिप गिवन है, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू h बाय 6r, ये गिवन है. दूसरा एक और बात कि हमें मिसाइल का हाइट 6 मीटर है. तो आप अगर अल्फा को ऐसे बढ़ाते जा रहे हो तो r बढ़ते जाएगा, तो h क्या होगा, घटते जाएगा. अगर h को कुछ चेंज कर रहे हो तो h मोटापा बढ़ जाएगा, उसका हाइट घट जाएगा, तो 6 मीटर नहीं रह जाएगा. ठीक है, आप इस तरह आप चीजों को छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, अल्फा, h एंड r, वो तीनों आपस में सही से इंटरलिंक्ड है. h एंड r का रिलेशनशिप मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट में. ठीक है, और हाइट तो 6 मीटर है. DRDO ने बोला है हाइट 6 मीटर, तो हाइट 6 मीटर, ना 1 मिलीमीटर कम ना 1 मिलीमीटर ज्यादा. ठीक है, देश का सवाल है ना. ऑलराइट, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको बस सोच के देख के आंसर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते आप. ठीक है, इतना गैर जिम्मेदार आप बिहेव नहीं कर सकते. आप एक इंजीनियर हो, आपसे एक्सपेक्टेशन हाई है. ऑलराइट, नाउ तो इस क्वेश्चन के अप्रोच करने की बात करो तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप करना है आपको किसके किसके बीच, अल्फा एंड आर. अल्फा इंक्रीज करा तो आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज होगा. अगर आपको सही वाला रिलेशनशिप मिल गया तो काम बन जाएगा. सो एक रिलेशनशिप तो आपके सामने सामने यहाँ है, तो इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिख दूं, tan इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ h बाय 6r, तो ये tan इनवर्स का एक्सप्रेशन दिख रहा है ना. अगर हम लोग एक बार को ध्यान दे कि tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ये x वेरिएबल, ये tan इनवर्स ऑफ x. सो ये मैक्सिमम जाता है पाई बाय 2 और मिनिमम जाता है माइनस पाई बाय 2, और ग्राफ होता है इस तरह ये. ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे tan इनवर्स ऑफ x इंक्रीज करेगा. ठीक है, ऑलराइट, सो उसका मतलब ये है कि हम लोग का अल्फा इंक्रीज बोला है, सो ये इंक्रीज करेगा तो ये पूरा टर्म इंक्रीज करेगा. ओके, तो पूरा टर्म इंक्रीज करेगा मतलब ये अंदर वाला टर्म भी इंक्रीज करेगा, है ना. अंदर वाला टर्म इंक्रीज करेगा तब ये टर्म इंक्रीज करेगा. ऑलराइट, नाउ सो अंदर वाला टर्म की बात कर दें अगर, तो ये दो वेरिएबल से बने हैं, h और 6. तो h अगर इंक्रीज करेगा तो tan इनवर्स इंक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा. ठीक है, या फिर r डिक्रीज करेगा तब भी tan इनवर्स इंक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा, वो भी ठीक है ना. अगर इतना करते ही आपने ऑप्शन जाके लगा दिया, कौन सा गिवन है, डिक्रीजिंग वाला, ऑप्शन बी, फिर भी आपका आंसर गलत हो गया होगा. ठीक है, वापस से आपका आंसर गलत हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस तरह चीजों को देखोगे तो आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके बात कर रहे हो. क्या बोला मैंने, इतना देखने का मतलब है आप इनकम्प्लीट डिस्कशन कर रहे हो. तो कंप्लीट डिस्कशन की बात कैसे होगी फिर,
ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है मैं बता दूं, क्योंकि H एंड R भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है सर, H एंड R भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। किस रिलेशनशिप पे रिलेटेड है वो हम देखेंगे अभी, लेकिन इसीलिए अल्फा जैसे जैसे इंक्रीज किया इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दिख रहा है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें अल्फा है आर है, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो उसी ट्राइंगल को मैं अगर साइड में बना लूं यहाँ पे, तो ये वाला ट्राइंगल आपको वहां पे दिख रहा है जहाँ पे ये वैल्यू अल्फा, ये आर, और ये हाइट कितना, टोटल हाइट 6 है, सिलेंडर का हाइट h, तो ये हाइट 6 माइनस h, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में अगर मैं tan ऑफ अल्फा लगाऊं तो कितना मिलना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमें r है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 6 माइनस h, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ये r इस पर परपेंडिकुलर है, एंगल ये रहा ऊपर, तो ये, और यहाँ पे tan अल्फा भी गिवन है, h by 6r, तो h by 6r दिस विल बी इक्वल्स टू h by 6r, ठीक है। तो इससे आपको h एंड r का रिलेशनशिप मिल जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अगर, तो ये 6r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6h माइनस h स्क्वायर, और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h माइनस h स्क्वायर बाय 6, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप हो गया r एंड h का। एक बार को अगर हम अल्फा के साथ रिलेट कर दे, मतलब ये अल्फा का जो एक्सप्रेशन मिला था tan इनवर्स ऑफ h बाय 6r, तो r की जगह वो वाला एक्सप्रेशन पुट कर दूं मैं, तो आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ h बाय 6 रूट ओवर h माइनस h स्क्वायर बाय 6, ठीक है ना। तो अल्फा इंक्रीज कर रहा है, उसका मतलब ये पूरा टर्म, अंदर वाला टर्म इंक्रीज कर रहा होगा, तब जाके अल्फा इंक्रीज होगा, करेक्ट। और ये अंदर वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है तो कब करेगा, एक बात ये है कि ये वाला h इंक्रीज करेगा, अगर ये वाला h इंक्रीज करेगा तो ये वाला भी h इंक्रीज करेगा, और ये वाला भी h इंक्रीज करेगा, और इफेक्टिवली ये वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर वो डिक्रीज करेगा, मेक सेंस, वो डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ में h स्क्वायर है वो डिक्रीज करेगा, और तो ये डिक्रीज कर गया तो इफेक्टिवली ये इंक्रीज ही करेगा। तो इस रिलेशनशिप से हमको ये बात तो सब क्लियर है कि क्या है, अल्फा अगर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली h इंक्रीज ही कर रहा होगा, डेफिनेटली h इंक्रीज ही कर रहा होगा। तो अल्फा इंक्रीज करेगा तो h इंक्रीज कर रहा होगा वो पता चल गया, लेकिन हमको r के बारे में पूछा है, और ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में वापस आते हैं, r एंड h का रिलेशनशिप रेडी है। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो कि h इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी h इंक्रीज कर रहा है, तो अल्फा एक्टिवली r डिक्रीज करेगा, तो वापस से वही आंसर आ रहा है कि r डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि पहले भी r डिक्रीज कर रहा था, अभी भी r डिक्रीज कर रहा है, तो आंसर फिर भी रॉन्ग क्यों है, बात करेंगे। नाउ सिंस h इंक्रीज कर रहा है तो मैं आपको वैल्यू वाइज दिखाता हूँ, वैल्यू पुट करके, एक इंक्रीजिंग वैल्यू मतलब h इक्वल्स टू 0 इंक्रीज करके h इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। जब h इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू कितना आएगा सर, 0, और h इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6, r स्क्वायर है तो r का वैल्यू रूट 5/6, तो क्या हुआ, h इंक्रीज किया तो r भी इंक्रीज किया, ठीक है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मैंने बोला था। तो इस तरह आप देख सकते हो कि r इंक्रीज कर रहा है जब h इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेट मी कंफ्यूज यू फर्दर, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं कुछ और वैल्यू लूं, अगर मैं बात कर दूं मैक्सिमम h का, h मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिसाइल का हाइट मैक्सिमम 6 हो सकता है, इतना मतलब h का भी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकता है। सो h मैक्सिमम ले लेंगे, मुझे इंक्रीजिंग वैल्यू लिखाना है तो मतलब 5 एंड 6 तक ले जाता हूँ। h इक्वल टू 5 चेक करते हैं तो r का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ में देखो, यहाँ पे 5 माइनस 25/6, तो 30 माइनस 25 जो 5/6, तो r स्क्वायर का वैल्यू 5/6, तो r का वैल्यू रूट 5/6, और अगर h इक्वल टू 6 पुट कर दूं तो r कितना आएगा, यहाँ पे ये 36 आएगा, तो उसका कैंसर 6 माइनस 6 वापस से 0, वापस से 0। तो इस बार क्या दिखा, इस बार दिखा कि h जब इंक्रीज कर रहा है तो r डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस तरह का चक्कर चल रहा है। सो हम अभी इस तरह डिसाइड नहीं कर पाएंगे वैल्यू पुट करो, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज करते हुए दिख रहा है, तो अब क्या करें, ठीक है। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी
आपको ऐसा सिचुएशन दिखे तो आपको समझना है कि इस तरह तो काम नहीं बनेगा, तो आपको x एंड h के बीच का अगर ग्राफ मिल जाए तब काम बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस जो इक्वेशन है उसका अगर ग्राफ मिल जाए तब बड़े आसानी से काम बन जाएगा। तो ठीक है, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h माइनस h स्क्वायर बाय 6, इसका ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस में मैं h ले लेता हूँ, y एक्सिस में r लेता है ना। अब प्लॉट करो, तो प्लॉट करने के लिए मैं 2 पॉइंट्स पुट करेंगे, h मिनिमम h मैक्सिमम पुट कर लेते हैं। h मिनिमम कितना है सर, हाइट मिनिमम 0 हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ में h 0 पुट कर दूं तो r भी 0 आएगा, तो ये एक पॉइंट आ गया 0,0 और h मैक्सिमम पुट कर लेते हैं। h मैक्सिमम 6 होगा तो r वापस से 0, तो मान लो ये पॉइंट है 6,0। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अब क्या करें, अब इसका ग्राफ ऐसे बना देंगे कि कैसे बना देंगे, कैसे बनाएंगे पता नहीं, तो मतलब अब हम ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे सीधे सीधे है। तो आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, देख के ग्राफ बना देते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन यूजुअली हम इस इक्वेशन का ऐसे देख के ग्राफ नहीं बना पाएंगे। हाँ, 2 पॉइंट्स तो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं वो तो डेफिनेटली करेक्ट हैं, लेकिन इसके बीच का शेप कैसा होगा हमको नहीं पता, पहले डिक्रीज की इंक्रीज जो भी है हमको नहीं पता। सो अब क्या करें, आपस से फंस गए। अब नेक्स्ट उपाय क्या करेंगे, जो इक्वेशन है r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस h स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना और याद रखना इस बात को कि जब भी आपका इक्वेशन सेकंड डिग्री का है और 2 वेरिएबल है, क्या बोला मैंने, इक्वेशन सेकंड डिग्री का है और 2 वेरिएबल है, तो आपको समझ जाना है ये कोनिक सेक्शन से हम इसका शेप पता कर सकते हैं। कोनिक सेक्शन से इसका हम शेप पता कर सकते हैं। काफी बच्चों को कोनिक सेक्शन का नाम सुनते ही सोचने लगे ये क्या होता है, और काफी बच्चों ने 11-12 में पढ़ा भी होगा तो बोलेंगे ये तो भूल गए, आप कैसे करें। कोई बात नहीं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने जो बोला उसको याद रखना। सबसे पहली बात क्या बोला कि इक्वेशन अगर सेकंड डिग्री का है और 2 वेरिएबल है, जैसे यहाँ में सेकंड डिग्री है और 2 वेरिएबल है RNH, तो हमको समझना है कि इसको हम इसका शेप पता कर सकते हैं कोनिक सेक्शन की हेल्प से। लेकिन फिर भी कोनिक सेक्शन मतलब क्या, वही या तो हाइपरबोला या फिर पैराबोला या फिर एलिप्स या फिर सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन, वही सारे। ठीक है, सो यूजुअली बच्चों को ये सब इक्वेशन के, ये सब शेप्स के जनरल इक्वेशंस याद रहते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं क्या हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ ही देख के ही बता सकते हैं क्या। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो r स्क्वायर h स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू h, ये थोड़ा इलिप्स के इक्वेशन के जैसा दिख रहा है। अलग अगर मैं इलिप्स का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपको लिख के दिखाऊं x एंड y के टर्म्स पे, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है एक जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो क्या ये इलिप्स का इक्वेशन है? नहीं, ये इधर 1 है, यहाँ h है, यहाँ में ऐसा कोई टर्म नहीं, सीधे नहीं बैठ रहा। ये इलिप्स है कि क्या है पता नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग ही रहा है, लेकिन हाँ इलिप्स है ऐसा नहीं बोल सकते हम, करेक्ट है। अब क्या करें ना, सो मैं अभी डिस्कशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करके ले जाता हूं कोनिक सेक्शन की तरफ। कोनिक सेक्शन ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा एडवाइस ये है कि आप पेन कॉपी लेके इस टॉपिक को देखो और मैं जितना बात कर रहा हूँ नोट डाउन कर लो। अगर ये टॉपिक आपका एकदम सही से रेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में कहीं चिपका लो। अगर आपके नोट पे नहीं है तो इसको नोट पे इंक्लूड कर लो, शॉर्ट नोट्स पे भी इंक्लूड कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर्स में मैथमेटिक्स पे हमारे पेपर में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, रिसेंट ईयर्स में काफी पहले से आ रहे हैं। कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं और क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं, ठीक है, 2-2 मार्क के वो भी, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप सही से प्रिपेयर कर लेना। सो मैं शुरू करता हूं अपना डिस्कशन कोनिक सेक्शन का, ठीक है। सो कोनिक सेक्शन में मैं सेकंड डिग्री 2 वेरिएबल का सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिखूंगा, ठीक, क्या बोला मैंने, सेकंड डिग्री और 2 वेरिएबल जनरल इक्वेशन लिखना है मुझे, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। मान लो फंक्शन में x एंड y ले लेता हूं इन जनरल। सो
ध्यान देना मैं इस जनरल इक्वेशन को किस तरह फ्रेम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे नोटिस करना आप। एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन में जो एक्स एंड वाई वेरिएबल से बना है, कौन कौन से पॉसिबल टर्म्स होंगे, सारे लिख लूंगा। एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, बस एक्स वो भी हो सकता है, वाई ओनली हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, हाँ कोई कांस्टेंट के, है कोई कांस्टेंट के, और इसको इक्वेट टू 0 मानेंगे और सब एडिशन के फॉर्म में रखेंगे इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके कोफिशिएंट्स भी होंगे, तो कोफिशिएंट्स को असाइन करते हैं। मान लो ए ले लेता हूं, बी, सी, बस सी नहीं ट्वाइस सी लेंगे, ठीक है। जो मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं आपको टेक्निक डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ में हम ट्वाइस सी लिखते हैं। नेक्स्ट 2d 2e, और ये k तो है तो उसको k रहने दो इस तरह, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 होना जरूरी है, इस तरफ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स, सारे पॉसिबल टर्म्स मैंने लिखे और उसके कोफिशिएंट्स लिखे। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो एडवाइजेबल यही है कि मैंने जैसे लिखा ए बी सी डी ई और के, आप भी एग्जैक्टली वही लिखो, या फिर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, लेकिन नीचे के जो डिस्कशन होगा उसके बाद तो सारे डिस्कशन में आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा वो चेंज। बेटर यही है कि ऐसे रहने दो, अच्छा है ये। ओके, नाउ फिर मैं एक डेल्टा डिफाइन करता हूं इस तरह, देखना मैं किस तरह डिफाइन कर रहा हूं उसको, वो इंपॉर्टेंट है। ए बी के, ए बी लास्ट वाला के, प्लस ये 2c 2d 2e है तो 2cde। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपका अब भी याद हो जाए। ओके, सो यहाँ में 2cde माइनस ब्रैकेट ओपन, ये a और ये लास्ट सेकेंड लास्ट वाला टर्म 2e, तो a 2e है तो e स्क्वायर लिख लो। नेक्स्ट b, इसके आगे बढ़ो इस तरफ, तो 2d दिखा तो b, 2d दिखा तो d स्क्वायर लिख लो, प्लस 2c दिखा तो c स्क्वायर लिख लो, कौन बचा k, तो k लिख लो, ठीक है। तो इस तरह मैंने डेल्टा डिफाइन किया। तो मैं चाहता हूं आप ये दोनों इक्वेशन को एकदम सही से याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलो मैं एक बार आपको वॉक थ्रू करा दूं ताकि आपको अभी याद हो जाए। तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल का सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिया और सारे टर्म्स मैंने लिख दिए। कौन कौन से पॉसिबल टर्म्स हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई और कोई कांस्टेंट के, और उसके बाद मैंने कोफिशिएंट्स लगाए। कोफिशिएंट कैसे लगाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए लिया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी लिया, एक्स वाई का कोफिशिएंट सी नहीं 2c लिया, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट डी लिया, वाई का कोफिशिएंट 2e लिया और k तो है, और राइट साइड में 0 है, ठीक है। फिर डेल्टा डिफाइन किया, ए बी के पहला दो टर्म फिर लास्ट, प्लस 2c 2e 2d दिख रहा है तो 2cde, माइनस ऑफ ए 2e दिख रहा है तो e स्क्वायर लिखो, प्लस b d स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर k, 2c है तो c स्क्वायर लिखना है k, ठीक है। तो इस तरह आप बड़े आसानी से इसको याद रख सकते हो, आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, एक बार आंखें बंद करो देखो दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मैं केसेस वाइज लिख लेता हूं। केस वन क्या लेंगे, इफ अगर डेल्टा आपका 0 हो जाए, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। अगर डेल्टा 0 हो जाए तो ये जो इक्वेशन है, मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, तो ये जो इक्वेशन है विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो हम इसके अंदर 3 केस रखेंगे। पहले डेल्टा इक्वल टू 0 आया, उसके बाद हम चेक करेंगे सी स्क्वायर और ए इंटू बी। अगर सी स्क्वायर ए इंटू बी से बड़ा आ गया तो उसका मतलब ये है, जो इक्वेशन 1 है, जो डेल्टा इक्वल टू 0 आने की वजह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा था, तो वो दो अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 डिफरेंट लाइंस। लेकिन अगर ये सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आ जाए तो ये 1 लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपको उस इक्वेशन में अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, डेल्टा इक्वल 0 आ रहा है और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आ रहा है,
तो उसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो आपको देगा एक ही लाइन, दो इक्वेशन देगा सेम ही लाइन के, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड, अगर सी स्क्वायर बड़ा हो जाए, सॉरी छोटा हो जाए, सी स्क्वायर छोटा हो जाए ए बी से, तब क्या होगा, तब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, वो इमेजिनरी लाइंस दिखाएगा। तो ये केस हो गया जब डेल्टा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस क्या है, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। केस 2, इफ डेल्टा अगर 0 नहीं हो, तो इस केस में अगर जब डेल्टा जब 0 नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, 0 या फिर नॉट 0। अगर 0 है तो मैंने अभी दिखाया क्या होता है, अगर 0 नहीं है तो या तो ये हाइपरबोला होगा, या तो ये एलिप्स होगा, या फिर पैराबोला होगा, या फिर वो सर्कल भी हो सकता है। सर्कल के बाद मैं सेपरेटली करूंगा, तो ठीक है। तो 3 केसेस बनेंगे, तो कब कब होगा, तो लास्ट टाइम की तरह इस पे भी उसी तरह चेक करना है। सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो आपको मिलता है हाइपरबोला। नेक्स्ट, अगर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाए तो आपको मिलता है पैराबोला। और अगर सी स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो आपको मिलेगा एलिप्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन होता है, कब है ये, जब डेल्टा कैलकुलेट करोगे और नॉन जीरो आ गया। एक और केस है सर्कल वाला, केस 3, तो उस पे डेल्टा पे डिपेंड नहीं करता। अगर सी आपका 0 हो जाए, है ना, अगर इफ सी इक्वल टू 0 हो जाए और ए इक्वल टू बी हो जाए, जो ए का वैल्यू है वो भी बी का भी वैल्यू है, देन इक्वेशन 1 will represent a circle. इक्वेशन 1 will represent a circle, ठीक है। तो ये सारी कहानी है कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन बाय द वे एक बहुत डीप टॉपिक है जो 11-12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमको इतना ही जरूरत है जितना मैंने अभी बताया यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ आप इसको एकदम सही से रेडी कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गेट पे अपने ही पेपर में आते ही रहते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। और 2-2 मार्क के आते हैं, बड़े आसान होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, कहीं चिपका लो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसको नहीं देखो पहले तो डेफिनेटली आप इसको रेडी कर लो, और गेट एग्जाम में इसके बिना आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो। सो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। सो हमने देखा था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एच, ये इक्वेशन था। और हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, इसका शेप मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं क्या करूंगा, अब उस जनरल इक्वेशन को जो अभी डेवलप किया था उसके साथ रिलेट करूंगा। तो पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये प्रोसीडियर कब आपको लगाना है, तब लगाना है जब आपको दिखे इक्वेशन में 2 वेरिएबल और सेकेंड डिग्री, क्लियर है। और तो ये 2 वेरिएबल है, सेकेंड डिग्री है। सो इसको अब क्या करेंगे, वो जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन लगाया था उसके साथ इक्वेट करेंगे। सो जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन यहां मैं लिखता हूं, मैं वापस से लिखता हूं आपके लिए। एक्स एंड वाई रखते हैं, आप आर एंड एच के टर्म्स भी लिख सकते हो, मैं एक्स एंड वाई रखता हूं। तो क्या कैसे लिखते हैं, सारे पॉसिबल टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कोई कांस्टेंट के इक्वल टू 0 रखना है। सब एडिशन के फॉर्म में होंगे। और कोफिशिएंट किस तरह रखते हैं हम लोग, ए बी 2c 2d 2e, और ये के तो है ही। चलो नेक्स्ट, अब कंपेयर करो, ए बी सी डी सारे कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो ए को कंपेयर करो, चलो मैं x को r ले लेता हूं और y को h ले सकता हूं। आप अदरवाइज भी कर सकते हो, x को h ले सकते हो, y को r ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चलो अब कंपेयर करते हैं। सो एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट 1, तो ए 1 मिल गया। बी क्या है, वाई स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1/6, तो बी इक्वल टू 1/6 हो गया, ठीक है। सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स मतलब आर इंटू एच, टर्म नहीं दिख रहा तो 0, एक्स मतलब आर सिंगल नहीं है तो डी इक्वल टू 0। ई कोफिशिएंट ऑफ एच, हाँ ध्यान देना यहाँ पे 0 है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 0 नहीं, तो इसको 0 बनाना होगा आपको, ठीक है, तब जाके आपका सही वाला कोफिशिएंट मिलेगा। तो 2e इज इक्वल टू -1, तो e इज इक्वल टू -12, ये मिल गया।
नेक्स्ट और कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो सारे कोफिशिएंट्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेल्टा ढूंढ लो सर। डेल्टा पता करो। डेल्टा क्या था? ए बी के प्लस ट्वाइस सी डी ई माइनस ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन बचा? के, तो के। अब देखेंगे कौन कौन जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म जीरो है, जैसे पहला टर्म जीरो बन गया क्योंकि के जीरो है, दूसरा टर्म में सी है तो सी जीरो, तीसरा टर्म में नॉन जीरो बनेगा क्योंकि ए भी नॉन जीरो, ई भी नॉन जीरो, यहाँ पे डी है तो डी जीरो बना देगा, के जीरो है, दोनों ही जीरो है तो जीरो। तो उसका मतलब डेल्टा जो टर्म है तो बचेगा बस माइनस ए ई स्क्वायर, ए 1 है और ई स्क्वायर 1/4 मिलेगा। तो डेल्टा का वैल्यू आपका -1/4 आ गया। वैल्यू से मतलब नहीं, हमको ये मतलब है कि ये नॉन जीरो हो गया। उसका मतलब ये है कि ये या तो हाइपरबोला होगा, या तो एलिप्स होगा, या फिर पैराबोला होगा। सर्कल भी हो सकता है क्या? वो चेक कर लेते हैं। सर्कल के लिए क्या था? सी इज इक्वल टू 0 हो जाए और ए इज इक्वल टू बी हो जाए। तो सी इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है ना। ए इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1/6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब ये इसके पता चलता है कि नॉट सर्कल, नॉट सर्कल। तो तीन ही सिचुएशन बचे, या तो हाइपरबोला, पैराबोला या फिर एलिप्स। कैसे चेक करते हैं? बड़ा ही आसान है। सी स्क्वायर कैलकुलेट करो, सी तो 0 है, सी स्क्वायर भी 0। ए बी, ए 1 है, बी 1/6, तो ए भी कितना है? 1/6। तो साफ साफ दिख रहा है सी स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो ये क्या है? ये एलिप्स बोल रहा था, ठीक है, ये एलिप्स था। तो चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली हमको पता चल गया इसका शेप कैसा है। किसका शेप? ये जो इक्वेशन जिसका हम लोग पता कर रहे थे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस एच स्क्वायर बाय 6, ये एक इलिप्स है, ठीक है, ये एक इलिप्स है ना। इसको ड्रॉ करते हैं। यहीं से आए थे हम लोग, ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, है नहीं? ऑलराइट, तो चलो ये एच है, ये आर है। दो पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था, ये 0,0 और ये 6,0, 0,0 ना। अब इसको ड्रॉ कैसे करें? बड़ा सिंपल है सर, दो पॉइंट मिल गए, ये मैक्सिमम पॉइंट है, एच इससे बड़ा नहीं हो सकता और ये 0,0 एच इससे छोटा नहीं हो सकता। तो और शेप इलिप्स है, सिंपली बना दो इसको इस तरह, ये है सर, ठीक है। नाउ अभी आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन है इसको आप एक बार ऑनलाइन प्लॉट करके देख लो, ठीक है। गूगल में जाओ, प्लॉट ऑनलाइन टाइप करो और इस इक्वेशन को प्लॉट करके देखो, देखना एग्जैक्टली यही शेप आएगा, ठीक है। करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। ऑलराइट, चलो। सो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये वाला पोर्शन जो ऊपर है, यहाँ पे आर पॉजिटिव और नीचे वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पे आर नेगेटिव। आर क्या है हम लोग के लिए? एक लेंथ है। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, उसका मतलब हमको नीचे वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो बस ऊपर वाला देखेंगे। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है सर? एलिप्स का कोई मैक्सिमम होगा, वो सेंटर पे आता है, सेंटर 3,0 है, तो इस पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? बड़े आसानी से पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन में h इज 3 पुट करो तो ये √1.5 आ गया, ठीक है, √1.5। ओके, चलो, तो आंसर आपका आ चुका है। क्या बोला था कि अल्फा जब इंक्रीज करेगा तो आर कैसे बढ़ेगा? अल्फा जब इंक्रीज करेगा तो हमको समझ में आया कि अच्छा एच भी इंक्रीज करेगा, एच भी इंक्रीज करेगा, और एच जब इंक्रीज करेगा तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। पहले इंक्रीज करके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उसके बाद वापस से वो डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो आर पहले इंक्रीज किया फिर आर डिक्रीज भी किया, ठीक है। और चलो, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज, वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है कि वो कैनॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ मैक्सिमम पॉइंट। सो वही बात है यहाँ पे कि आर कैनॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ देता तो कितना है? √1.5। ऑलराइट, तो ऑप्शन कौन सा सही है फिर? ऑप्शन सी है शायद ना, हाँ, ऑप्शन सी, ये रहा।
तो कैनॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। तो देखो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते चीज़ों को तो अल्फा बढ़ते जा रहा है तो आर बढ़ते चला जाएगा, इस तरह आप नहीं सोच सकते, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो डेफिनेटली है, लेकिन आप अगर ऐसे बच्चों की तरह सोचोगे तो मतलब आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप को नोटिस ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। जहाँ में जो tan अल्फा इज इक्वल टू h/6r दे दिया, उसी ने सारा खेल डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप चीज़ों को मैथमेटिकली देखना स्टार्ट करो, ठीक है। आप इतने गैर जिम्मेदार की तरह, लेमैन की तरह ऐसे देख के आप आंसर नहीं करो, ठीक है। और चलो नाउ मेरी तरफ से आप एक होमवर्क ले लो, ठीक है। एक होमवर्क देता हूं मैं आपको। आप मुझे ये बताओ कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एच, द वॉल्यूम ऑफ दिस मिसाइल विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एच के किस वैल्यू के लिए या फिर आर के किस वैल्यू के लिए भी, ठीक है। आर के चलो तीनों निकाल देना आप, अल्फा, आर एंड एच, ठीक है। मैं प्राइमरीली एच के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर आर के बारे में बात कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप मुझे बताना कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एच, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मिसाइल विल बी अटेन्ड, ठीक है। तो आप अगर झटपट आंसर दे रहे हो, आप सोच समझ के, आपको लगता है कि आंसर तो 3 है सर, आपने ऑलरेडी बता दिया, तो शायद वो आंसर 3 ना हो, शायद 3 ना हो। जैसे मैंने अभी भी बताया कि आप लेमैन की तरह बिहेव नहीं करोगे, आप कैसे करोगे, मैथमेटिकल। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर आप मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना आपका आंसर, या फिर मेल करो, मैसेज करो, जो भी करो, मुझे बताना ज़रूर। ट्राई ज़रूर करना सर, ये आपका एक अच्छा प्रैक्टिस होगा, आपको दिखेगा कि किस तरह चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इसका आंसर 3 ही है, तो आप एक बार मैथमेटिकल इसको बैकअप करके देखना, ठीक है। मैं बोलता हूँ मुझे लगता है 3 नहीं है, ठीक है, देखते हैं। ऑलराइट, चलो आप जरूर करना, मुझे बताना, ठीक है। कमेंट्स में बताना, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, जो भी मर्जी करो, लेकिन ट्राई जरूर करना आप, ठीक है। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा चीज़ें किस तरह डिफरेंट हो जाती है बस एक रिलेशनशिप से, ठीक है। और चलो फिर, आई होप आपकी जर्नी अच्छी चल रही है, गेट का प्रिपरेशन बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है। तो आप अच्छा प्रिपरेशन करो और सही से प्रिपरेशन करो, चीज़ों को डेवलप करो, ठीक है। लेमन की तरह बस नंबर आ जाए, वैसे लोगों का नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो खुल के खेलो, मजे लेके खेलो, ठीक है। रात में तो आते रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।